आज हम लोग व्याकरण के रिवीजन क्लास को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कल व्याकरण के कुछ सिलेबस आपको दिए गए थे, उसका टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट में किस तरीके के सवाल होंगे, उसमें कैसे आपको शामिल होना है, इसके विषय में मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा अगर किसी बच्चे को याद है तो खड़ा होकर के बोले, व्याकरण की परिभाषा क्या बनती है? कोई बोले खड़ा होकर के। चलिए आप बोलिए संध्या जी। व्याकरण वह शास्त्र जिससे शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना है। गुड। देखिए इन्होंने कहा और भी जो बच्चे इनकी परिभाषा से सहमत है वे लोग बैठ सकते हैं। इन्होंने कहा कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए, व्याकरण कहलाता है। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि परिभाषाएं जो है एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा विवरण होता है जिसके माध्यम से हम मतलब उसके वो जिस चीज़ की परिभाषाएं बनाई गई होती हैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि व्याकरण वह विद्या है या शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए। अर्थात व्याकरण के बिना हम शुद्ध पढ़ नहीं पाएंगे, शुद्ध लिख नहीं पाएंगे और शुद्ध मतलब बोल नहीं पाएंगे। अर्थात यदि मुझे व्याकरण की जानकारी नहीं है, यदि व्याकरण के विषय में हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग यदि मतलब क्या है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले विद्यार्थी या मतलब हिंदी मीडियम का हिंदी या हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदी सबसे बहुल भाषा है, तो हिंदी के विषय में भी हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमें व्याकरण के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आ पाएगा, तो अन्य सभी विषयों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अर्थात इस तरीके से व्याकरण का हमारे जीवन में और हमारे मतलब विद्यार्थी जीवन में और व्यवहारिक जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि हम लोग शुद्ध बोल नहीं पाएंगे तो अपनी बातों को किसी के सामने स्पष्ट कैसे करेंगे, और जब मेरी बातें अगर किसी के सामने स्पष्ट नहीं हो पाएगी तो फिर उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, वह उसे व्याकरण कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषाएं हो सकती है या मतलब लघुतर क्वेश्चन में यह आ सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब व्याकरण की शुरुआत जो है वर्ण से होती है। किससे होती है? वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ऐसा आप लोग अपनी परिभाषा में याद किए होंगे। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हो। तो वर्ण अब दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ से लेकर के अ तक के वर्ण को स्वर कहा जाता है और क से लेकर के ज्ञ तक के वर्ण को व्यंजन कहा जाता है। इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी मिली होगी। अब क से लेकर के म तक के वर्णों को, जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ ञ, इस तरीके से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या है? ये सब जो है स्पर्श व्यंजन है। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। तो यह ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो और ऑप्शन दिया जा सकता है और उसका ऑप्शन में आप आंसर जो है गोलक दिया जाएगा, OMR शीट, उसको आप रंगिएगा। जैसे हर मतलब हमेशा ही एग्जाम होता है वैसे ही होगा। और स्वर वर्णों की संख्या जो अ से अ तक की वर्णों की संख्या जो 11 होती है। वर्ण संकेत अर्थात जो वर्ण के लिए जो संकेत दिया जाता है उसको वर्ण संकेत कहा जाता है, लिपि को वर्ण संकेत कहा जाता है। सब बातें जो है सरल हिंदी व्याकरण से आपको मतलब दी जाएंगी, वहां से आपकी परिभाषाएं बन सकती है, वहां से आपके उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। आगे वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। वर्णों की माला को देखिए, जैसा शब्द होता है उसको जो है हम लोग वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शब्द से उसका अर्थ निकाला जा सकता है और व्याकरण के लिए बहुत जरूरी चीज है। शब्द को समझ लीजिएगा तो उसका अर्थ आसानी से आपको मिल जाएगा। अर्थात वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, इस मतलब तरीके के क्वेश्चन जो भी आपको मिल सकते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 48 होती है, जिसमें से 11 हो गया स्वर वर्ण, 25 हो गया स्पर्श व्यंजन और 4 हो गया ऊष्म व्यंजन और फिर 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को अंतस्थ बोलते हैं और तलाबे से मूर्धन से दंती से ह को ऊष्म बोलते हैं।
समझ गए। और अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह बोला जाता है। सवाल यहाँ बन सकता है, थोड़ा टेढ़ा भी सवाल बनाया जा सकता है कि आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो और चाहे या ऐसे ही बन सकता है कि ओह कौन सा वर्ण है, स्पर्श वगैरह वगैरह, तो आयोगवाह पे आप टिक लगाइएगा। आगे स्वर वर्ण के विषय में जिसको बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए वह स्वर वर्ण कहलाती है। और जैसे कि अ से लेकर के अ तक के वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। इसके दो रूप होते हैं, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। इसका आपको यदि नोट्स बनाना है, जैसे कि वर्ण का मैंने स्वर और व्यंजन बनाया है, वैसे स्वर का दो भेद बना दीजिए, मूल और संयुक्त स्वर। व्यंजन के 3 भेद हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। और उन सब की उदाहरण के रूप में तो ये चीजें तो है मैं आपको क्या है कि रेगुलर की क्लास में बार बार बता चुका हूँ। TLM विधि के माध्यम से आपको बनाने के लिए डायग्राम बनाने के लिए आपको बताया जा चुका है। और शायद मतलब बहुत सारे बच्चे ने अपने फेयर में नोट कॉपी में इसको बनाया भी है। समझ रहे हैं ना बातों को, उस तरीके से आप बना के समझ सकते हैं। लेकिन यह जो है यह मतलब रिवीजन क्लास है। आज आपको लगभग इस व्याकरण के सभी पाठों पर जो है मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर दूंगा। और उसके हिसाब से कल आपका टेस्ट होगा और उसमें आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है मूल स्वर जो है अ से ओ तक को क्या कहा जाएगा, मूल स्वर। और ए ओ को संयुक्त स्वर कहा जाएगा। और मूल स्वर भी 2 प्रकार का होता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। मतलब जिसमें छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है हाथ से मतलब छोटा, कम वाला जो हो वो ह्रस्व में आता है और दीर्घ वाला जो हो वो दीर्घ में आता है। जैसे कि अ जो है ह्रस्व वर्ण है, यह छोटा है, और आ जो है यह दीर्घ वर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। तो इस तरीके से जो छोटा वाला में होता है उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जो दीर्घ वाला बड़ा वाला में होगा उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। इसके अलावा संयुक्त अक्षर है, छ त्र ज्ञ स्र को संयुक्त अक्षर बोला जाता है। फिर संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच में कोई दूसरा स्वर नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। जैसे कि उत्थान, उत्पत्ति, उत्पन्न, ये सब ऐसे वर्ण मतलब है कि जहाँ 2 वर्ण है और बीच में 2 व्यंजन है जिसमें बीच में स्वर नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं लिखता हूं सत्य, तो आधा तो का मतलब क्या हुआ, ऐसे तो का मतलब क्या हुआ, तो का मतलब तो मतलब तो भी तो हलंत और अ, अर्थात इसमें स्वर आ रहा है। लेकिन यहाँ सत्य में आधा तो है तो इसमें अ नहीं है। अर्थात 2 क्या है कि व्यंजन, यहाँ य है तो इधर अ है, य के पीछे अ है, अर्थात तो और यह दोनों व्यंजन हो गए। इन दोनों के बीच में कोई स्वर शामिल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, संयुक्ताक्षर शब्द कहा जाएगा। समझ रहे बात। अब इस तरीके से अब इसके बाद जो वर्ण है उसके उच्चारण स्थान को लेकर के सवाल बन सकते हैं। उच्चारण स्थान मतलब जैसे कि मैं बोलता हूं क, तो क बोल के देखिए, उच्चारण कीजिए, तो क जब बोलिएगा तो ऐसा लगेगा कि कंठ से आवाज निकल रहा है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ, अर्थात क वर्ग जो भी होंगे वह कंठ वर्ग कहलाते हैं, इसलिए वह कंठ वर्ग भी कहलाता है और उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और तो अब तालु, मूर्धा, इस सब के विषय में इसमें किताब में भी चर्चा किया गया और आपको भी बार बार क्लास में समझाया गया है। जैसे कि मैं पूछ सकता हूं कल कि ओ कहाँ से, मतलब ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है, और ऑप्शन दे सकता हूं। तो ओ का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, ओ कंठोष्ठ, कंठ और ओठ के माध्यम से बोला जा रहा है। यह अपना अनुभव बता रहा है। आपको जो वर्ण मिलेगा उच्चारण स्थान बताने के लिए, उस वर्ण को आप बार बार बोलिएगा, दोहराइएगा और उच्चारण स्थान को पकड़िएगा कि कंठ से निकल रहा है, कि दांत से निकल रहा है, कि जीभ से मतलब मूर्धा से निकल रहा है, या तालु से निकल रहा है, या ओष्ठ से निकल रहा है। अर्थात इसमें इस तरीके में से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले परिभाषा में से भी दिया सकता है, ऑप्शनल बना करके भी पूछा जा सकता है। अगला जो चैप्टर है वह शब्द का है। शब्द अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द। जैसा कि इसमें परिभाषा में बताया गया है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद अलग अलग आधार पर अलग अलग होते हैं। अब इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो यहाँ पे शब्द लिखिए और शब्दों का भेद लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जैसा इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषा है। तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल रूप क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जैसे कि जगत, पुष्प वगैरह मतलब जो भी चीजें इसमें दी गई है। तद्भव तत्सम के बिगड़ी हुई रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव। जैसे कि बिगड़ जाता है, उसके नाम को बिगाड़ा जाता है, बिगड़ जाता है, बोलते बोलते बिगड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अग्नि,
अग्नि, इसको आग का सही नाम है अग्नि, संस्कृत रूप है अग्नि। अग्नि को जो है बोलते बोलते लोग आग बना दिया, कर्पूर को कपूर बोला, मतलब लोग बोलते बोलते बोल देता है, तो वह तत्सम संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं? तत्सम, ठीक है, सॉरी तद्भव, और संस्कृत के मूल रूप को तत्सम बोलते हैं। अब देशज, देश में, अपने देश में बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? देशज। मतलब एक ही चीज का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है। जैसे कि मान लीजिए डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, ये सब अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम है। किसी दूसरे क्षेत्र में डिबिया को कुछ और बोला जाता होगा, ठीक है, किसी दूसरे क्षेत्र में डिबिया बोला जाता है, मतलब अलग अलग नाम। विदेश जो विदेशों से लिया गया, जैसे हॉस्पिटल या हम लोग के देश का नहीं है, मतलब अपने देश का जो ना हो वो विदेशज कहलाता है। अब बनावट, जैसे कि अब जो लोग विदेश में, मतलब दूसरे देश में जो लोग हैं उनके लिए अब हम लोग के यहाँ का शब्द विदेशज हो जाएगा, और हम लोग के लिए उनका शब्द विदेशज हो जाएगा। तो यहाँ आपको परिभाषा भी मिल सकता है और आपको ऑप्शन में भी दिया जा सकता है कि लोटा कौन सा शब्द है, ऑप्शन दे देगा तद्भव देशज विशेषण। अर्थात आपको परिभाषा पर ध्यान देते हुए उदाहरण पर भी ध्यान देना होगा। इसके बाद बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, एवं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब हुआ जिसके खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे कि नाक, नाक को अब तोड़िएगा तो फिर ना और को अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अर्थ कोई नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर दो शब्दों के मेल से बना हो और उसका अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? यौगिक। जैसे कि घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़ जोड़ सवार, घुड़ मतलब घोड़ा का सवार, घोड़ा पर सवारी करने वाला घुड़सवार कहलाएगा। विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इस तरीके से योग रूढ़ शब्द जो अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता हो, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कि पंकज, पंकज का मतलब हुआ पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख से जन्म लेने वाला, पंकज अर्थात कमल, ठीक है। अर्थात अपना अर्थ छोड़ के दूसरा का अर्थ प्रकट करे, दूसरा अर्थ प्रकट करे, उसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, एक और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आता है, और फिर अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक आता है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब किताब के माध्यम से बोल रहा हूँ, और किताब आप सबके पास है, और बार बार एक अलग अलग चैप्टर करके भी इसको पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। अब इसकी कल जो है रिवीजन के तौर पर मैं इसकी हर बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। संज्ञा, संज्ञा अर्थात जिसके किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के 5 विध होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें जैसा नाम है वैसा ही इसकी परिभाषाएं हैं, और ऐसा ही इसका मतलब क्या है कि उदाहरण है। यदि आप सिर्फ रटने का प्रयास कीजिएगा तो रटने से आपको क्या है, समस्याएं आ सकती हैं। अब सिर्फ नाम के हिसाब से आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? किसी खास व्यक्ति के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। जो खास व्यक्ति हो, पर्सनल व्यक्ति हो, पर्सनल कोई शब्द हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा शब्द से जाति भर का बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा मतलब कहलाएगा। तो इसका उदाहरण भी हम दे सकते हैं, जैसे कि गाय, गाय कहने का मतलब जितनी भी गाय है उस सभी जातियों का बोध हो रहा है। फूल कहने का मतलब जितने भी प्रकार के फूल हैं सभी फूलों का बोध हो रहा है। अर्थात इनसे जैसा शब्द है, जैसा नाम है वैसा ही इसका परिभाषा है और वैसा ही इसका उदाहरण है। इस बात को आप समझिए। चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, शब्द पढ़िए, वर्ण पढ़िए, या मतलब कोई भी चैप्टर आगे जो कुछ भी पढ़ते हैं उस सब का जैसा नाम है वैसा ही उसका अर्थ भी है, उसका परिभाषा भी है, और वैसा ही उसका एग्जाम्पल भी है। इस थ्योरी को आप पकड़ लीजिएगा तो आपके लिए व्याकरण आसान लगेगा। अब समूहवाचक, जिससे समूह का बोध हो, जैसे कि आप लोग समूह में बैठे हैं तो वर्ग अगर कहा जाए परीक्षा में कि वर्ग कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से बातों को। भाववाचक संज्ञा, जिससे भावनाओं का बोध होता हो, जिससे भाव का मतलब होता है भावना, जैसे कि प्रेम, नफरत, ये सब चीजें ऐसी है कि जिसकी जो क्या है कि भावनाओं के माध्यम से चलती है। तो ये सब शब्द क्या हो गए कि भाववाचक संज्ञा के भेद हो गए। आगे सर्वनाम, सर्वनाम हुआ है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जा रहा हो। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे पुरुष का बोध हो। पुरुष 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहा जाता है उत्तम पुरुष, जो बोलते, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हुआ। मैं बोलूंगा या हम लोग बोलेंगे तो मैं और हम लोग नामक शब्द क्या है? उत्तम पुरुष है। आप सभी सुन रहे हैं तो तुम या तुम लोग या आप लोग क्या हो जाएगा? उत्तम मतलब मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष वह होगा जो जिसके विषय में, जिसके बारे में जो कुछ भी
कहा जाए। अब इसका एक वचन और द्विवचन रूप चल रहा है। जैसे कि कर्ता है तो कर्ता के हिसाब से कारक आपको पढ़ाया गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपना से मतलब पढ़ाया गया था। तो कर्ता ने अर्थात तुमने, तुमने का मतलब एक आदमी ने, तूने कहा जा सकता है या तुमने कहा जा सकता है। तो कर्ता का एक वचन क्या हुआ, तुमने या तूने, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोगों ने। समझ रहे हो बात। अब उसी प्रकार करण कारक में आइए तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से जब है तो तुझसे या तुम लोगों से या तुमसे, समझ रहे बात। अर्थात कारक यदि याद है तो बस बैठा करके हो जाएगा। संबंध में क्या जाएगा, संबंध का मतलब हुआ काके की, तो का नहीं, इसमें का ना जुड़ करके मतलब तेरा, तेरी, हर्षिकार और एकले जुड़ेगा। समझ रहे बातों को। तो इस तरीके से इसमें से भी सवाल बनाए जा सकते हैं और क्लास के हिसाब से सवाल बनाया जाएगा। जिस क्लास में जो बच्चे होंगे उस क्लास के हिसाब से, लेवल के हिसाब से सवाल बनेगा, ठीक है। विशेषण आगे हम लोग आते हैं तो विशेषण में आते हैं। जैसे कि इसमें नाम था मतलब सर्वनाम के भेद जो थे उसमें नाम था निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अपना, जिससे अपना का बोध हो, जिस सर्वनाम से अपना का बोध हो। जैसे कि मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें मैं आप ही, आपका आप जो क्या होगा वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे कौन जा रहा है तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सवाल बन सकता है कौन जा रहा है में कौन नामक शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप डील कर लीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को, अच्छे से समझिए। कोई भी सवाल लड़ सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब विशेषण, विशेषण जो है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बतलाए, उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे कि गाय, गाय संज्ञा था ना, जातिवाचक संज्ञा। अब गाय के जगह पे हम बोले काली गाय या लाल गाय या भूरी गाय, जिसका मतलब क्या हुआ कि गाय की विशेषता बतलाई जा रही, गाय कैसी है, काली है, लाल है या भूरी है। तो यहाँ पे काली, लाल या भूरी क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ रहे हैं बातों को। अब विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण। जैसा कि नाम एकदम याद रखिएगा, जैसा नाम है वैसा ही उसका काम होगा, एकदम 100% वैसा ही होगा, क्योंकि ये हिंदी है। हिंदी में अर्थ के हिसाब से ही काम होता है। यह क्या है कि विज्ञान या समाज नहीं है कि बिना मतलब कोई शब्द कोई और होगा और अर्थ कुछ और हो जाएगा। या हिंदी है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, या इसके माध्यम से पहचान होती है। जैसे कि गुणवाचक विशेषण, तो ऐसा विशेषण जो गुण दिखाता हो क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें रटने वाली तो कोई बात ही नहीं बन रही है। आप समझिएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, और रटिएगा तो आपको दशा हो जाएगा इसको करने में। कहिए कि बाप रे, मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस कहाँ से, इतना ज़्यादा कैसे याद होगा, जब इतना तो करना ही है। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मैट्रिक या इसके अलावा रेलवे या इसकी बैंकिंग या किसी भी वैकेंसी में आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो व्याकरण से सवाल उठा के पूछ ही देता है। कोई जरूर नहीं है कि यहाँ अगर पूछा जाए कि गुणवाचक विशेषण, जैसे कि काली टोपी, लाल रुमाल, रुमाल का गुण क्या है कि काला है, लाल रुमाल है, सब उसका गुण है। गोल चेहरा, चेहरा का गुण है कि वो गोल है, तो ये सब चीजें गुणवाचक विशेषण कहलाएगी। अब यह सवाल बनता है कि उसका चेहरा गोल है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, ऐसा सवाल बनेगा। तो यह सवाल कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक में पूछेगा, कि इंटर में पूछेगा, कि ग्रेजुएशन में पूछेगा, कि रेलवे की वैकेंसी में, या मतलब बैंक पीयू की, क्लर्क की, या कहीं भी पूछ सकता है यह सवाल, क्योंकि हिंदी सब सिलेबस में होता है। हिंदी के बिना कुछ और है ही नहीं। हर जगह हिंदी पढ़ना है आपको, हिंदी पढ़ना ही है। जब हिंदुस्तान में आप हैं तो हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ। अब पढ़ेगा क्या, पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई जबरदस्ती थोड़े कि पढ़ेगा। वो तो आप नहीं भी पढ़िएगा तभी भी आपको पढ़ना होगा, तभी आपको बोलना होगा। नहीं भी पढ़िएगा तब भी आपको बोलना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण, संख्या जैसे कि नाम है, संख्या जिससे संख्या का बोध होता है, जैसे कि 4 रुपए। अब यहाँ पे 4 रुपए दो, अब इसमें विशेषण कौन है, 4। जैसा कि आपको पता है संख्या जिससे संख्या का बोध हो, संख्या नाम स्पष्ट किया जाए। परिणामवाचक विशेषण, जिससे कि परिणाम पता चले, मतलब परिणाम अर्थात मात्रा पता चले। थोड़ा दूध दो, तो थोड़ा का मतलब थोड़ा सा, मतलब परिमाण उसका पता लग रहा है कि मतलब कितना है। पूरा आनंद आ गया, मतलब पूरा कुछ पता चला परिणाम का। समझ रहे बातों को। और सर्वनामिक, जिससे सर्वनामिक हो, मतलब नाम, मतलब क्या होगा, किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, सर्वनामिक। जैसा नाम है सर्वनामिक, संज्ञा के पहले वाले नाम के पहले सर्वनामिक,
नाम नाम क्या होता है? नाम संज्ञा होता है ना। तो नाम के पहले आने वाले शब्द जो है, मतलब नाम के पहले जो 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 सर्वनाम आते हैं वह क्या होते हैं? सर्वनामिक होते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी जो है वह तो नाम हो गया। अब नाम के पहले आया कौन, तो कौन क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। अब इसके बाद प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। जैसे कि बहुत तेज विद्यार्थी, विद्यार्थी है, तेज है, लेकिन क्या है? विद्यार्थी बहुत तेज है। यहाँ तेज नामक शब्द जो है विशेषण है, और तेज की विशेषता कौन बढ़ा रहा है? बहुत, अर्थात बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। समझ गए? तो कुछ कुछ यूनिक सवाल ही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है एकदम घास पात पूछा जाएगा और आप एकदम तुरंत ही बना लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ इसमें घुमा फिरा के सवाल भी मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अब आ गया विशेष से और विशेषण की बात। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से बोलते हैं। अर्थात विशेषण को विशेष से भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, एकदम पक्का होता ही नहीं है। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह विशेष से होता है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह विशेषण भी होता है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर या संबंध क्या है। वाक्य में विशेषण दो प्रकार के होते हैं, कभी विशेषण विशेष के पहले आता है, कभी विशेषण विशेष के बाद आता है। कभी विशेषण विशेष के पहले आता है और कभी विशेषण जो है विशेष के बाद आता है। जैसे कि जो विशेष से विशेषण होते हैं, जो विशेष के पहले आते हैं उसे विशेष से विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जो विशेषण विशेष के पहले आते हैं, जैसे कि रमेश चंचल बालक है। क्या है? रमेश जो है कैसा बालक है? तो चंचल है। तो बालक जो है संज्ञा है, उसके पहले आया चंचल, तो यह कहलाएगा विशेष से विशेषण। और विधेय विशेषण क्या होता है? जो मतलब संज्ञा के बाद आए। जैसे कि क्या बोलते हैं कि मेरा लड़का आलसी है। तो लड़का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रमेश चंचल बालक है, तो चंचल पहले आया, बालक के पहले बालक संज्ञा था, बालक की विशेषता बताई जा रही थी कि बालक कैसा है? तो चंचल है, तो विशेष से विशेषण हो गया। और क्या है कि मेरा लड़का आलसी है, अब लड़का के बाद आलसी आ रहा है। समझ रहे हैं बातों को? अर्थात आलसी जो है विशेषण है, ठीक है, लेकिन लड़का क्या हो गया? लड़का संज्ञा है, इसे लड़का जो है संज्ञा हो गया, अर्थात इसके बाद आया तो विधेय विशेषण हो गया। तो इसमें यह सवाल बन सकता है और इसके हिसाब से आपको मिल सकता है। आगे विशेषणों के रूप होते हैं, व्यक्तिवाचक से संज्ञा के रूप में बदलने के लिए, और जातिवाचक से मतलब संज्ञा के रूप में संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए पूछा जा सकता है। इसको आप अपने अनुभव के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि क्रम, क्रम जो है संख्या है, अब इसका विशेषण क्या हो जाएगा? क्रमिक। ठीक है, धर्म संज्ञा है, इसका विशेषण हो जाएगा धार्मिक। ऐसे आप बना सकते हैं, अर्थात कुछ संज्ञा दिया जाएगा, उसका विशेषण बनाने के लिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रिया क्या है? तो जिससे काम करने का बोध हो उसको हम क्रिया बोलते हैं। और धातु, क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे कि क्रिया, जैसे कि चलना, चलना क्या हुआ? चलना क्या हुआ? क्रिया हुआ। जिसमें ना लगा है तो क्या हुआ? क्रिया हो गया। लेकिन इसका धातु क्या हो जाएगा? चल। चल नामक धातु का क्रिया बना है चलना। अब इस क्रिया से होगा काल। क्रिया जो है, काल को पहले आप समझना पड़ेगा। काल का मतलब हो गया कि मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब वर्तमान काल, जो वर्तमान में काम हो रहा है उसको वर्तमान काल बोला जाएगा, जो भविष्य में होता है उसको भविष्य काल बोला जाएगा, और जो बीत गया है काल उसको भूतकाल बोला जाएगा। तो क्रिया इसका सबसे मेन हीरो होता है। काल का सबसे बड़ा हीरो कौन है? क्रिया। क्रिया के चलते ही पहचाना जाता है कि वो कौन सा काल है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं चलता है। चलता है का मतलब फिलहाल चल रहा है, चलता है। ठीक है, मतलब कि ये वर्तमान काल को हो जाएगा। चलेगा, अभी आज नहीं चल रहा है, कल चलेगा, परसों चलेगा। ठीक है, लेकिन डेट निश्चित नहीं है। अगर डेट निश्चित हो जाएगा कि कल चलेगा, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात हो गया, कल चलेगा। यह इंग्लिश ग्रामर से भी जुड़े हुआ चीज, कल चलेगा, एकदम निश्चित है कल चलेगा ही। जैसे कि कोचिंग की अगर बात की जाएगी कि मतलब कोचिंग में कल क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, तो कल यदि कोचिंग की क्लास चलेगी तो वर्तमान काल में आएगी। ठीक है, एकदम निश्चित है, टाइम निश्चित हो, समय निश्चित हो तो वर्तमान काल में आती है। और अगर कल नहीं हो, सिर्फ चलेगा हो, तो वह क्या हो जाएगा? भविष्य काल। अब कल चलेगा कि परसों चलेगा कि चौथा चलेगा कि मतलब 5 दिन के, 10 दिन के, 20 दिन के, 5 दिन के बाद चलेगा कि 6 महीने बाद चलेगा, इससे कोई निश्चित अवधि नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है, इन सभी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और ये सभी बातें आपको इसमें दिखाई गई होंगी। धातु के हिसाब से अभी काल का वर्णन नहीं है। अब क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। ठीक है, तो जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि हरि खाता है, ठीक है ना, हरि खाता है, हरि
हरी आम खाता है, अगर लिखा जाए हरी आम खाता है तो खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम पर, आम खा रहा है ना हरी, तो कर्म पर जब फल पड़ता है तो उसको बोलते हैं सकर्मक। स मतलब साथ, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ हो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए ये तो अपने हिसाब से परिभाषा बन गया। जिस वाक्य में क्रिया क्या हो कि कर्म के साथ हो, सकर्मक, सकर्म, सकर्म मतलब कर्म के साथ हो तो वह क्या क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। जैसे कि हरि आम खाता है, अरे हरि क्या खाता है? आम। आम पे फल पड़ रहा है तो इसलिए यह क्या कहलाएगा? यहाँ पे खाना जो है यह सकर्मक क्रिया होगा। और अकर्मक क्रिया जिसपे फल जो है कर्ता पर पड़ता हो वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बालक रोता है तो इस पे रोने का मतलब फल किस पर पड़ रहा है? बालक पर। तो बालक क्या हुआ? रोना जो है वह क्रिया हुआ, रोता है जो अकर्मक क्रिया हो गया। समझ गए? मतलब इसमें कर्म नहीं है। सहायक क्रिया का मतलब होगा जो मतलब क्या करती है? क्रिया का सहायता करता है, उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। जैसे कि वह क्या खाता है, मैंने पढ़ा है, इसमें खाना का कौन मतलब चलता है, चलना जो क्रिया हुआ इसका सहायता कौन कर रहा है? तो यह क्या कहलाएगा? सहायक क्रिया कहलाएगा। समझ रहे बात? और प्रेरणार्थक क्रिया जो प्रेरणा देता हो, उसको फिर आगे करने के लिए क्या करता हो? प्रेरणा देता हो, मतलब कहता हो कि चलो पढ़ो, अर्थात उसको मतलब प्रेरणा देने वाले कार्य को हम क्या बोलते हैं? मतलब क्रिया क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे शब्द के हिसाब से ही, शब्द के हिसाब से आप चलिएगा, प्रेरणार्थक, प्रेरणा के अर्थ में आने वाले क्रिया को प्रेरणार्थक बोलते हैं। जैसे शब्द में से ही परिभाषा निकल रही है, प्रेरणार्थक, प्रेरणा के अर्थ में आने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि उठना, उठना तो क्रिया हो गया। अब उठना का जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा उठाना, मतलब उसको प्रेरणा किया जाएगा, चलो उठो उठो, उठाना या उठवाना, या दोनों हो सकता है, देना, दिलाना या दिलवाना, इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो यह भी सवाल बन सकता है। अब काल के विषय में है तो काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान। भूतकाल के भेद है, सामान्य भूतकाल के भेद हैं। अब इन सभी के विषय में आप यहाँ से पढ़ करके उदाहरण को समझते हुए आप आगे जो चल सकते हैं। आगे जो है क्रिया विशेषण है, वाच्य है। वाच्य मतलब कर्म पर जब फल पड़ता है तो उसको वाच्य बोला जाएगा। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे कि राम धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया हुआ। अब चलना का मतलब कैसा बताया? विशेषता क्या था कि धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे नामक शब्द क्या हुआ? वह क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण 5 प्रकार का होता है। एक स्थानवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। अब स्थान, जिससे स्थान का बोध हो, स्थानवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे पीछे। और कालवाचक जिससे आज, कल, परसों, जिससे काल का बोध हो। समझ ना? रीतिवाचक जो रीति में मतलब रीति से हो, रीति रिवाज से जुड़ा हुआ, जैसे कि वैसे, कैसे, अचानक, धीरे। ठीक है। परिमाणवाचक बहुत बड़ा, छोटा, बिल्कुल, मतलब इसे परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर संबंधवाचक जिसे संबंध जुड़ा गया जाता हो उसको संबंधवाचक कहा जाता है। जैसे कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बिना नामक शब्द क्या है? वो संबंधवाचक है। समझ रहे बातों को? सब किताब के हिसाब से आप इस तरीके से इसको रिवीजन कर सकते हैं। लिंग में से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जाएगा नदी कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वाक्य प्रयोग द्वारा बताएं। तो सबसे पहले आप वाक्य बनाएं और वाक्य प्रयोग करने के बाद जो है आप उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पहचान करें। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय जो शब्द के पहले लग जाए, उपसर्ग जो शब्द के बाद लगे, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत और एक तद्धित। ठीक है। जो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगे प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। क्रिया के साथ जो लगता है वो उसको कृत्य प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है। और जो संज्ञा और विशेषण के साथ लगता हो वह क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसके विषय में भी कई बार मतलब बात विचार हो चुका है। जैसे कि मौखिक नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मुख जोड़ इक मिला करके मौखिक। ठीक है। तो जो लास्ट में लगेगा मुख जोड़ इक होगा तो क्या हो जाएगा? वह तद्धित हो जाएगा। और मुख तो संज्ञा है या सर्वनाम है। और यदि क्या है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्रिया के साथ जो लगेगा, जैसे कि दृश्य जोड़ अनीय, दृश्य मतलब देखना,
देखना क्रिया हुआ, और दृश्य जोड़ अनीय अर्थात दर्शनीय, तो ये क्या हो गया, यह कृत्य प्रत्यय हो गया। क्रिया के साथ जो लगे वह कृत्य प्रत्यय, और जो संज्ञा और सर्वनाम के संज्ञा और विशेषण के साथ लगे वह तद्धित प्रत्यय। समझ गए? अब इसमें जो और उपसर्ग जो है, जो क्या है कि उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगे वह उपसर्ग, जैसे कि मान के पहले क्या लग जाएगा, अप, अर्थात अप जोड़ मान, अपमान। तो आप देख रहे हैं शब्द के पहले जो लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग, और शब्द के बाद जो लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यय। इस तरीके से आपको ये सभी चीजें। अब आगे है कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के विषय में आपको पहले बताया जा चुका है। कर्ता ने कर्म को मतलब करण से, संप्रदान को के लिए से, सबके विषय में चर्चा हो चुका है पहले से। और इसमें मैं सवाल दे दूंगा कि हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में हिमालय नामक शब्द में कौन सा मतलब कारक लगा हुआ है, उसके हिसाब से आपको और ऑप्शन दिया जाएगा, आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से कारक हो गया। संधि हो गया, संधि 3 प्रकार के होते हैं। फिर समास भी मतलब हो गया। इसके हिसाब से आपको रिवीजन के हिसाब से आपको करना है। इसके साथ में लेख में से दिया जाएगा, आपको 5 गुण लेख दिया जाएगा, उसमें से एक लेख आप क्या कर सकते हैं कि लिखने का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। पहले से आपको लेख लिखने की प्रैक्टिस भी कराई गई है। मुहावरा, फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी शब्द मतलब में से आपको सवाल दिए जाएंगे। और मुझे आशा है कि आप जो है कल के टेस्ट में अच्छे से अच्छी अंक लाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। सिर्फ मेरे यहाँ समझा देने से आपका काम पूरा नहीं होता है। आप जाइए और घर जा करके सरल हिंदी व्याकरण का किताब उठाइए, और जो भी सिलेबस आपके दिए गए हैं, जो भी आपका सिलेबस इसके पहले टेस्ट के लिखवाया गया है, उसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, पढ़िए, समझिए। बस इतना याद रखिएगा कि नाम के हिसाब से उदाहरण और नाम के हिसाब से परिभाषा, जैसा नाम होता है वैसा ही परिभाषा होता है। सब लगभग 80% शब्दों के अर्थ को जान लेने के बाद आप उसकी परिभाषा को और आप उसकी उदाहरण को आसानी से समझ सकते हैं और सही जवाब दे सकते हैं और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का यह मेरा क्लास समाप्त होता है।